जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे दर्द के शिकार हैं। आगे की रणनीति है हर जगह जाना है, पूरा 24 का 24 जिला, 270 वो प्रखंड, 265 के आसपास सब प्रखंड जाना है। हर जगह जाके जनता को यही संदेश देना है। समाज के लोगों ने, विभिन्न छात्र संगठनों ने यही ठाना है कि केवल और केवल खतियान झारखंड के नवनिर्माण की आधारशिला को तय कर सकता है, नहीं तो झारखंड लुट जाएगा। और एक दिन जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज जनमन की बात में मेरे साथ हैं जयप्रकाश राय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चमक टाइना के संपादक हैं। आपका स्वागत है जयप्रकाश जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो हम बात करेंगे कि क्या झारखंड में अब किसी तीसरे विकल्प की जरूरत महसूस की जा रही है। क्या झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और जेएमएम कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के अलावा झारखंड को किसी तीसरे नेतृत्व की जरूरत है? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि क्या झारखंड को किसी तीसरे नेतृत्व की जरूरत है जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग हो। एक ऐसा नेतृत्व जो झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान, झारखंड के जल जंगल जमीन और भाषा को लेकर सचमुच गंभीर है। ये सवाल इसलिए कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ, उसके बाद से सिर्फ या तो एनडीए का शासन रहा जो भाजपा के नेतृत्व वाला था, या फिर यूपीए का शासन रहा जिसका नेतृत्व जेएमएम ने किया, और मुख्यमंत्री भी या तो बीजेपी के हुए या फिर जेएमएम के हुए। सिर्फ मधु कोड़ा जो थे वो निर्दलीय थे, लेकिन वो यूपीए के सपोर्ट से बने थे, इसलिए यूपीए खेमे के थे। तो झारखंड में जो मुद्दे हैं वो कमोबेश आज भी वही मुद्दे हैं जो झारखंड बनने के पहले थे, जिन मुद्दों को लेकर झारखंड की लड़ाई लड़ी गई थी, अलग झारखंड की। तो आखिर क्या कारण रहा कि इन 22 सालों में मुद्दे वही हैं? कोई भी सरकार झारखंड का विकास नहीं कर पाई, झारखंड जिन मुद्दों को लेकर बनाया गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या अब कोई ऐसा तीसरा नेतृत्व उभरेगा झारखंड में जो झारखंडी अस्मिता की बात करेगा, जो झारखंडी जल जंगल जमीन भाषा और यहाँ के लोगों की प्रगति उन्नति की बात करेगा? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जयप्रकाश जी से। तो जयप्रकाश जी, आपका क्या सोचना है कि क्यों, क्या इसके कारण क्या रहे पिछले 22 सालों में जो झारखंडी अस्मिता की आज तक बात होती है पर उसका कुछ होता नहीं है, मुद्दे वहीं रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि जो दो बड़े दलों ने झारखंड पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका शासन रहा, तो इन दोनों दलों की ओर से कभी ऐसी कोई पहल स्पष्ट रूप से नहीं की गई, दिखी नहीं। और अभी जो हाल के समय में जो पहल झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो लिफाफा प्रकरण था वो हावी रहा था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में, अफरा तफरी में वो सारे निर्णय लिए गए। सारे विधायक दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए गए थे, और आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ। और उन विधायकों को लाया गया और झारखंड का विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया, और वहाँ ये जो 1932 आधारित जो बिल पारित किया गया, तो ये लेकिन उसमें इतने सारे एक दूसरे की विसंगतियां थी। हाँ, कानूनी पेंच भी बहुत थे कि बाद में वो हाई कोर्ट में खारिज हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ये जो 1932 वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत आरंभिक काल से, बल्कि कहा जाए कि झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई लड़ रही थी उस समय से ये स्टैंड था। और भारतीय जनता पार्टी को वो सूट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नियोजन नीति बनाई उसमें चूंकि ये फिर वहीं भीतरी बाहरी वाली बात हो जाती है, और भले झारखंड अलग राज्य बन गया हो, लेकिन अभी तक आपने जैसा कहा, जैसे केवल एड्रेस बदला है, वो सारी चीजें, वो सारे मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं रह गए। झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन
जिन मुद्दों को लेकर जल जंगल जमीन की आज भी बात 22 सालों के बाद की जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो पहल सरकार के स्तर पर नहीं हो पाई। राजनीतिक जो इच्छा शक्ति की बात कही जाती है हम पत्रकारों के बीच में, उसका भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अभाव दिखा है। नहीं, एक ये भी है कि कोई दल अगर सत्ता में आ जाता है तो फिर वो पावर को एंजॉय करने लगता है, फिर वो दिन जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो लोग इतना रम जाते हैं कि उनको फिर जनता की भावनाओं तक पहुंचने का या जनता के जो सवाल हैं या जो राज्य के सवाल हैं उन पर वो उतना ध्यान नहीं देते जितना डे टू डे बिजनेस पर देते हैं। तो ऐसे में जब राज्य ने 22 सालों में यूपीए का शासन देख लिया, बीजेपी और उसके गठबंधन का भी शासन देख लिया, तो क्या ऐसे किसी नेतृत्व की पहल होनी चाहिए या कोई ऐसा तीसरा विकल्प ऐसा उभरना चाहिए या उभरता हुआ है जो आपको दिखाई दे सकता है, दिखाई दे रहा है कि ये आगे चलकर ये राजनीतिक नेतृत्व बन सकता है या कोई तीसरी शक्ति? देखिए, तीसरे विकल्प की जहां तक बात है, अभी दो खेमा है, यूपीए कहा जाए और एनडीए भले भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बाद में ये दोनों लगभग साथ ही हैं। तो यूपीए और एनडीए, इनसे इतर जो विधायक हैं, एक समय आपको याद होगा कि एक मोर्चा भी बना था, उसमें सरजू राय थे और उस समय आजसू के विधायक इसी खेमे में आते थे और झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा इन्होंने बनाया था। तो वो 5 भी अब बिखर चुका है। तो अभी अगर तत्काल में देखा जाए तो वो बहुत कुछ उसमें अब बचा नहीं है। आजसू चूंकि फोल्डर में चला गया एनडीए के, क्योंकि रामगढ़ चुनाव में भी उन्होंने साथ मिलकर लड़ा था, तो इसलिए मैंने पूछा कि कोई इन दोनों से हटके कोई क्या तीसरा नेतृत्व उभरता दिख रहा है या उभरने की संभावना? और अभी जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वो जो छात्र आंदोलन बहुत एग्रेसिव रहा, इसमें कहीं दो राय नहीं, और कहा जाए कि सरकार को एक तरह से हिलाकर रख दिया है उस आंदोलन ने, और उसको भले कहा जाए सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा स्पॉन्सर्ड ये आंदोलन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत पहले से छाया रहा है। और आपने देखा होगा कि जो लोग कभी इस सरकार के खुलकर सपोर्टर थे और भारतीय जनता पार्टी को एकदम पानी पी कर कोसते थे, गालियां देते थे नियोजन नीति के खिलाफ, आज बिल्कुल वही उसी भाषा का प्रयोग हेमंत सोरेन या इस सरकार के खिलाफ हो रहा है। तो हमने कभी 5 साल पहले सोचा भी नहीं था कि ये स्थिति आएगी कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और उनको इन सारे जो आरोपों कहे या ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपने कहा बिल्कुल कि सत्ता में आने के बाद मुद्दे वहीं रह जाते हैं, हाँ। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, और फिर सत्ता पक्ष की एक अपनी बिरादरी होती है, फिर वो चाहे हम बैठे, आप बैठे, कोई बैठे, वो फिर उसी भाषा का प्रयोग करता है। छात्र जैसे आंदोलनरत हैं, हेमंत सरकार के दौरान छात्रों के 2 बड़े आंदोलन हो चुके, 2 विधानसभा सत्रों के दौरान। पिछली बार बजट सत्र के दौरान भी लाठी चली, काफ़ी हंगामा हुआ, और अब छात्रों ने ये कहा है कि वो 3 दिनों का 72 घंटे का एक लंबा आंदोलन करेंगे, जिसमें आखिरी में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा 18 तारीख को। तो ये छात्र आंदोलन जो कि अभी छात्र नेताओं के पास है, उनका एक ही एजेंडा है कि उनको नौकरी चाहिए, नियुक्ति चाहिए झारखंडी छात्रों को किसी भी कीमत पर। लेकिन क्या ये लगता है आपको कि ये जो छात्र आंदोलन है ये एक राजनीतिक विकल्प भी बन सकता है? क्योंकि 74 का आंदोलन हम लोगों ने देखा है, उस समय तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप भी उतने बड़े नहीं रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने बाद में अपनी पीढ़ी से जैसा सुना, तो उस आंदोलन का नेतृत्व तो बाद में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को दिया। पहले यह आंदोलन असंगठित रूप से शुरू हुआ था, बाद में जेपी के नेतृत्व में इसने पूरे देश की धारा बदल दी। तो क्या झारखंड के सामने एक ऐसा मौका है जब युवाओं का यह आंदोलन किसी ऐसे नेतृत्व के हाथ में चला जाएगा जो एक बार झारखंड की धारा बदल दे और जिन सवालों को लेकर झारखंड बना है उस पर गंभीरता से काम हो? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस हालात वही हैं, लेकिन आज कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई नेतृत्वकर्ता हम जिन लोगों को देखते हैं, चाहे वो सूर्य सिंह बेसरा हो या सालखर मुर्मू जैसे लोग हैं, तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी वैसी है नहीं। तो तत्काल में निश्चित रूप से छात्रों का जो नेतृत्व करता है उसमें कुछ ऐसे नाम आते हैं। जयराम महतो अभी बहुत एक उभरता हुआ छात्र नेता वो के रूप में वो स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे एक 2 नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक परिपक्व
परिपक्वता चाहिए पूरे सभी को लेकर। हाँ, यह गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी ये बात नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इसके लिए जिस स्तर पर और पूरे प्रदेश के स्तर पर जो कुछ होना चाहिए और वो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि मुद्दा रहने के बावजूद, आक्रोश रहने के बावजूद इसको तत्काल में मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक स्वरूप लेता दिख रहा है। क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले सरयू राय से बात हो रही थी, तो मैंने यही सवाल उनसे किया कि क्या कोई तीसरा राजनीतिक विकल्प आप देख रहे हैं या आप कोई पहल करेंगे। तो उनका कहना था कि हम जहाँ से आते हैं, उनका इशारा था कि हमें बाहरी मान लिया जाता है, झारखंडी नहीं माना जाता। तो उनका कहना था कि झारखंडी समाज के अंदर से या झारखंड के अंदर से कोई नेतृत्व उभरेगा और ऐसी कोई पहल होगी तो हम लोग समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हमें नेतृत्वकर्ता के रूप में और स्वीकार नहीं करेंगे लोग, या हम कुछ पहल करके नेतृत्व हासिल कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे अभी आपने सूरज सिंह बेसरा की बात की और सालखन मुर्मू की बात की, जयराम महतो की भी बात की, तो ये सारे लोग उभर रहे हैं। तो क्या इनके बीच या झारखंडी बुद्धिजीवी जैसे पहले रामदयाल मुंडा हुआ करते थे या और भी कई सारे लोग थे, बीपी केसरी थे, तो एक झारखंडी समग्र सोच के आदमी थे और हमेशा इन सब मुद्दों पर ये झारखंडी समाज के लोगों को भी राय दिया करते थे। आज वैसे किसी नेता की या सामाजिक जो स्वीकार्य हो वैसी लोगों की कमी है। तो मुझे आपको क्या ऐसा कोई दिखाई देता है कि राजनीति से इतर भी कोई व्यक्ति जो इस तरह से कुछ पहल करे और कुछ ऐसा बने, क्योंकि मुख्य धारा के राजनेताओं से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे कोई वैकल्पिक राजनीति करेंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल ये संभव है। और जैसा अभी जो कुड़बी समाज का रेल रोको आंदोलन आप देखें तो वो हम उसके फलाफल पर नहीं जाएंगे, उसके पीछे के कारणों पर राजनीतिक या जो भी नहीं जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये आंदोलन होता है तो कांप जाता है पूरा, समझिए कि पूरे देश की रेल व्यवस्था या सड़क व्यवस्था पर उसका असर होता है। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन है हम आप यहाँ से बैठ करके जज भी नहीं कर पाते। हम चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए तो हमें पता होता है कि ये लीडर्स हैं, लेकिन आम जनमानस में के बीच जाए तो शायद उनको पता भी नहीं है। तो यह संभव है। जैसे हम लोगों ने पारसनाथ वाले मामले पर भी देखा, बिल्कुल कि जैन समाज के जो पारसनाथ पहाड़ी पर जिनका जो दावा था उसको लेकर पूरा झारखंडी समाज एक मंच पर आ गया, कोई नेता नहीं था वहाँ, नहीं था। तो झारखंडी समाज के साथ ये कि जब उसके अस्तित्व पर हमला होता है तो समाज एक हो जाता है, लेकिन जहाँ राजनीति की बात होती है तो सब बिखर जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। और ये तो ये मुद्दा इतना राजनीति से जुड़ा हुआ है, और जब खुद इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी आ जाती है और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी रहा पारसनाथ वाले मुद्दे पर, तो इन सारे मुद्दों पर जब तक आपको या तो पूरे राज्य में स्वीकार्यता की बात हो, लेकिन झारखंड में एक परेशानी यह है कि वो भीतरी बाहरी वाली जो जब कभी ऐसा आंदोलन होता है तो उसको और आपने सरयू राय का जो जिक्र किया तो वो और फाड़ हो जाता है। तो आंदोलन जब तक समग्र रूप से 60 कौन और 40 कौन ये भी तय करना होगा। 60 में देखना होगा कि आप 60 में किन्हें मानते हैं, या 90 की जो बात हो रही है तो उस 90 में कौन। 60 तो क्लियर है कि जो आरक्षित वर्ग है, तो आरक्षित वर्ग वही होंगे जो यहाँ से जिनका प्रमाण पत्र जारी होगा, प्रमाण पत्र उन्हीं का जारी होगा जिनके पास पेपर होगा। 40 में इनका जो 40 को ये जो मान लिया जाता है कि जो यहाँ के झारखंड के जिनके पास कागजात नहीं है वो 40 में आते हैं। उसमें जो बाहर से आके बसे हैं वो भी हैं, और जो बाहर से आके उम्मीदवारी भरते हैं वो भी हैं, तो इसमें वो भी हैं। तो ये एक लेकर झारखंड के समाज में भी एक स्पष्ट बंटवारा इस बात को लेकर दिखाई देता है। और ये बंटवारा उन लोगों की तरफ से ही है कि जो नहीं चाहते हैं कि बाहरी जिनको वो कह रहे हैं वो भी कई साल से बड़े लंबे समय से यहाँ बसे हुए लोग हैं। तो ऐसे किसी आंदोलन में जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि झारखंड में आरक्षित सीटें भी सिर्फ 28 हैं, 28 जनजातीय सीटें हैं, और उसके अलावा जो सीटें हैं वो या तो एससी रिजर्व है या जनरल रिजर्व है। तो जनरल सीटों पर भी तो जो यहाँ पर जो वोटर है वो भी करीब करीब 40-45% है जिसको ये लोग बाहरी मानते हैं। तो वैसे में अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई आंदोलन कैसे सफल होगा, ये भी एक सवाल है। नहीं, वही बात है कि आप वो जो 60 और 40 की बात आती है तो फिर 60 में कौन, उस 40 में कौन, और वहाँ हक की लड़ाई की बात आ जाती है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। और आपने जो बात कही 27 सीटें हैं, अब
परिसीमन की बात जब आती है तो फिर वो चर्चा होती है कि शायद वो 27-25 हो जाए या 22 हो जाए। तो ये सारे भी मुद्दे आ जाते हैं। इसलिए मुझको लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसका पॉलिटिकल लाभ उठाने का, राजनीतिक लाभ उठाने का हर राजनीतिक दल प्रयास करता है, लेकिन समाधान निकालने की दिशा में कोई आगे पहल नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि वो फेस भी सामने नहीं आ पाता है कि कौन इस आंदोलन की अगुवाई करेगा। और अभी मामला जहां का था, भले आक्रोश है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले अगर हम देखें करीब साल भर से तो ये और भी ज्यादा ये मुद्दा उबाल खा रहा है। लेकिन ये कन्वर्ट कितना झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर पाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि रामगढ़ चुनाव पर इसका प्रभाव देखा गया, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि रामगढ़ चुनाव में इसका सीधा सीधा कोई असर दिखा। रामगढ़ चुनाव में हम आप जानते हैं कि कांग्रेस का भी अंतर्विरोध वहां काम किया है, तो लेकिन अब इसको उससे जोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके का की राजनीतिक नफा नुकसान की बात होती रहेगी। और अभी ये ज्वलंत मुद्दा होने के बावजूद इसका तत्काल में समाधान निकलता मुझको नहीं दिखता है। हाँ, तो आज जयप्रकाश जी से बातचीत में यही निष्कर्ष निकला कि झारखंड में ज़मीन तैयार है, बदलाव के लिए माहौल भी है, आंदोलन भी है, लेकिन नेतृत्व नहीं है। और समाज इस तरह से बटा हुआ है बाहरी भीतरी और दूसरी चीज़ों में कि चाह कर भी कोई आंदोलन अभी सफल नहीं हो सकता। तो झारखंड को भी राजनीतिक बदलाव के लिए या किसी तीसरे विकल्प के लिए या फिर झारखंड को अपने मुद्दों की तलाश के लिए किसी नेतृत्व की तलाश जारी रखनी होगी। जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ आए और बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपके लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।